नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 अप्रैल से शुरू हो रही केदारनाथ यात्रा को लेकर बड़ा संदेश दिया है। यात्रा को पूरी तरह ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त बनाया जाएगा। तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम खुद रुद्रपुर से गुप्तकाशी तक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, साथ ही व्यवस्थाओं की हकीकत भी परखी। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल 2026 को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। यात्रा को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर कार से यात्रा कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जावड़ी बाईपास, निर्माणाधीन सुरंग, तेलवाड़ा में हटाए गए अतिक्रमण क्षेत्र और बांसवाड़ा, साथ ही साथ कुंड, काकड़, गाड़ जैसे भूस्खलन संभावित इलाकों का मौके पर जाकर जायजा लिया। कैबिनेट मंत्री खजान दास ने वृद्ध समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारियों सहित विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभाग की ओर से संचालित वर्तमान योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना। वहीं मंत्री खजान दास ने अधिकारियों से अब तक पूर्ण हो चुकी योजनाओं और उनके क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी मांगी है। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, जो योजनाएं वर्तमान में गतिमान है उन्हें समय सीमा के भीतर शीघ्र पूरा किया जाए। समाज कल्याण की बैठक आज सभी अधिकारियों को, जहां जिला समाज अधिकारी से लेकर के तमाम अधिकारी इस बैठक में रहे और पूरी जानकारी के तहत आज सभी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त हुई और कितनी हमारी योजनाएं संचालित हो रही है और कितनी योजनाओं को हम मूर्त रूप दे चुके हैं, धरातल में कितनी बनके तैयार हो गई है। जैसा एक हमारा ढांचा है उसी के तहत आज ये बैठक ली गई है और ये भी कहा गया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुछ नया होना चाहिए, नवाचार होना चाहिए, उसी के निमित्त दिशा निर्देश दिए गए और जो योजनाएं अभी चालू है उसको शीघ्र पूरी करें और जो योजनाएं शुरू करने के लिए अभी शुरू नहीं की गई उसको शुरू किया जाए, ये दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं। हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 को लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर मेलाधिकारी सोनिका ने प्रशासनिक रोड कॉरिडोर समेत अलग अलग निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए, साथ ही ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और फुटपाथ निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता देने के आदेश दिए। जो एडमिन रोड का काम शुरू है उसका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ जो हमारे शंकराचार्य रोड के आगे जो हमारे काम चल रहे हैं उसके बाद उसको देखा गया। इसमें पीडब्ल्यूडी की टीम हमारी साथ थी, एचआरडीए की टीम साथ थी और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं साथ साथ, नगर निगम हो गए, बाकी विभाग हो गए, वो सब साथ में थे, जिससे कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो सभी के जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम करें, जिससे कि जो हमारा काम है वो सुचारू रूप से चल पाए। चलिए अब रुखो करेंगे एक बड़ी जानकारी की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दे। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर जानकारी दे दे। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बर्फबारी के भी आसार है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट ये जारी किया है। कई जगह बादल भी छाए रहे। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार है। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की ओर से पहाड़ों पर मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। वहीं राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है। आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं। मौसम से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां 5 जिलों में मौसम शुष्क रह सकता है, 7 जिलों में बारिश की संभावना है और 5 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें, पहाड़ों पर बारिश
और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। इस लिहाज से येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कई जगह बादल छाए रहेंगे और राज्य के शेष जिलों में मौसम शुष्क रहने के आसार है। बता दें, आकाशीय बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके लिहाज से लोगों को आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तराखंड के 7 जिले जहां पर बारिश की संभावना जताई गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सीधे जुड़ चुके हैं। अरुण सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, यहाँ पर मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ स्थिति और किस मौसम विभाग ने क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए कही है? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने एक बार फिर जो है अलर्ट जारी किया है और उत्तराखंड के 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि देहरादून, काफी चंपावत और टिहरी, इस तरीके से अल्मोड़ा, यहाँ पर जो है 7 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इस तरीके से मौसम में भी परिवर्तन हो रहा है। बीते कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो इसके वजह से जो है मौसम में चेंजेस जो है वो हो रहे हैं और बारिश के आसार प्रदेश में जो है वो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और 2,500 किलोमीटर ऊपर वाले क्षेत्र है या 3,000 किलोमीटर ऊपर वाले क्षेत्र है, वहाँ पर तेज हवा चलने के साथ साथ बारिश भी जो है वो हो सकती है। तो वहीं मैदानी जनपदों की बात की जाए तो मैदानी जनपदों में भी बूंदाबांदी, बारिश और तेज हवा चलने के आसार जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने हिदायत भी दी कि कोई भी ऐसी जगहों पर जाने से बचे जहाँ पर खतरा है, क्योंकि जब भी मौसम खराब होता है, बारिश आती है, तो उत्तराखंड में देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर तमाम चुनौती मौसम लगातार रहता है। तो बारिश होती है तो उसके बाद कई तरह की समस्याएं जो है वो होती भी हैं और इस चुनौती भरा जो है वो रहता है, मौसम जो भी बिगड़ता है। तो ऐसे में आज भी सुबह को देखा जाए तो मौसम जो है हालांकि हल्की मौसम धूप जो है वो निकली हुई है, इस पर फिलहाल मौसम बिगड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो मौसम विभाग का अलर्ट है उसमें कितना वो साबित होता है कि पूर्वानुमान जारी सरकार के द्वारा तो कितना प्रतीक साबित होता है। आज कल 2 से 3 दिनों का जो अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है और अब देखना होगा कि किस जिलों में कितनी बारिश पड़ती है और आगे किस तरीके का मौसम जो प्रदेश में रहता है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने पहाड़ी वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसी के साथ कई जिलों में बारिश होने की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को हिदायत दी गई है, जरूरी ना हो तो घर से निकलने से बचें। नारी शक्ति वंदन संशोधित बिल को संसद में पेश किया गया। वहीं इस बिल को लेकर महिलाओं में खुशी की लहर है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं, बल्कि नारी शक्ति को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाने का संकल्प है। यह निर्णय भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मोड़ है, जो महिलाओं की निर्णायक भूमिका यहाँ पर सुनिश्चित करेगा। देखिए, इतिहास तो लिखा ही जा रहा है और हम आभार भी व्यक्त करते हैं अपने माननीय मोदी जी का। और खुशी की आप सीमा आप तय ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी इस नाम को सुन रहे हैं शक्तिवंदन, तो स्वयं ही हमारे मुंह पे एक मुस्कुराहट आ रही है और ये सोच रहे हैं कि इतने समय बाद वो हक जो हम मांग रहे थे वो हमें मिला, अधिकार जो हम चाह रहे थे वो हमें मिला है और हम राजनीतिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति में जो स्थान एक महिला को मिलना चाहिए था और जो अभी तक नहीं था वो मिल रहा है। और पॉलिसी मेकिंग की हम जो बात करें, हम कह रहे हैं विमेन डेवलपमेंट की नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात, जो विजन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, तो वो विमेन लेड डेवलपमेंट में हमारी भागीदारी हो रही है। तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए कोई नहीं है कि उन्होंने हमको वो हमेशा कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मेरे लिए हमेशा एक रोल मॉडल रही हैं, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि 2023 में पारित इस कानून से महिलाओं का संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व का रास्ता मिला है। उन्होंने बताया कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी प्रक्रियाएं और संशोधन किए जा रहे हैं।
उन्होंने पंचायत स्तर पर पहले से मिल रहे 33% से 50% आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा, अब ये पहल महिलाओं को नीति निर्धारण के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएगी। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा, महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो रही हैं और आने वाले समय में उनकी भागीदारी देश के विकास को नई दिशा देगी। के द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास किया गया 2023 में, और वो अब लागू करने की बात है कि अब लागू कैसे होगा। तो लागू करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो हमें करने पड़ेंगे कई जगह, तो उसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है पार्लियामेंट का, वो राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाया गया है 16, 17, 18 को। अब इस विशेष सत्र में महिलाओं को एक बड़ा परिवर्तन, और जिस प्रकार की मैं कहूंगी कि एक ऐसे निर्णय हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मैं कहूंगी करने जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। और ऐतिहासिक ऐसा है क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं कि पार्लियामेंट तक जाना इतना आसान हो सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि वहां प्रतिनिधित्व करना, हम महिलाओं का वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। तो पंचायतों में फिर भी आज 33% से लेके 50% तक का आरक्षण देश भर में है। तो उस पंचायत के आरक्षण के बाद पंचायत से लेकर अब पार्लियामेंट तक अपना नीति निर्धारण स्वयं महिलाएं कर सकेंगी। उसके लिए जैसे विमेन डेवलपमेंट नहीं, केवल विमेन लेड डेवलपमेंट को आगे पेश करना, ये एक प्रधानमंत्री जी का हमेशा से उनका इनिशिएटिव रहा है। और मैं कहूंगी कि पूरी उत्तराखंड की महिलाएं नहीं, पूरी देश भर की महिलाएं आज उनका आभार व्यक्त करेंगी। आज उनको कृतज्ञता से हम कहते हैं, हम उनका आभार करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने उनकी छोटी छोटी चीजों की चिंता की। देहरादून में नर्सिंग भर्ती को लेकर अभ्यर्थी पिछले 133 दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब अभ्यर्थियों ने 19 अप्रैल से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार के सामने रखी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उनमें नाराजगी है। अभ्यर्थी नर्सिंग भर्ती का पहले की तरह वार्षिक आधार पर कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के अस्पतालों में कम से कम 2000 पदों पर भर्ती की भी मांग उठाई जा रही है। दरअसल नर्सिंग एकता मंच को अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करते हुए 133 दिन हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ आश्वासनों की जो पुड़िया है सरकार के द्वारा वही बांटी जा रही है और इसमें कोई भी लिखित रूप में अभी तक कार्य नहीं हुआ है। तमाम जो हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री जी बने उनसे भी हमारी मुलाकात का दौर जारी रहा है। साथ ही साथ हमारे नए सचिव जो सचिन कुर्वे सर जो इन्होंने पदभार संभाला उनसे भी हमारी मुलाकातों का दौर जारी रहा है। लेकिन अभी तक सिर्फ आश्वासन ही दिया गया कि आपके विषय में सोचा जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लेकिन धरातल में अगर देखा जाए तो हालत जस की तस बनी हुई है। और इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नर्सिंग एकता मंच के तमाम अधिकारियों के द्वारा और तमाम जिलों के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि आने वाली आगामी 19 तारीख से आमरण अनशन किया जाएगा, क्योंकि सरकार को शायद तभी कहीं ना कहीं इनकी सुध-बुध लेनी होगी जब इनके द्वारा कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि कुछ राज्य में करने के लिए हम लोग मजबूर हो गए हैं। उत्तराखंड में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर विरोध तेज हो गया है। प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी सविन बंसल से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाया। अभिभावकों के साथ प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेताओं ने निजी स्कूलों पर मनमानी और अपारदर्शी तरीके से फीस बढ़ाने का भी आरोप लगाया। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन और तेज होगा। प्राइवेट स्कूल्स ने फीस में बढ़ोतरी की है, उसका अभिभावक भी विरोध कर रहे हैं और तमाम अन्य लोग भी इसका पुरजोर विरोध करने का काम कर रहे हैं। मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि पिछली मर्तबा भी जो है जो प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी का काम करने का किया, तो उसमें जो मुख्य विकास अधिकारी हैं उनके माध्यम से एक पत्र निर्गत किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि आप अगर वृद्धि करेंगे तो 10% से ज़्यादा की वृद्धि नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि सरकार को इन तमाम चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था तो मजबूत होनी चाहिए और जो प्राइवेट स्कूल हैं। खटीमा में आबकारी विभाग लगातार अवैध नशीले पदार्थ के निर्माण, बिक्री और भंडारण के अड्डों पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके चलते आलावर्दी क्षेत्र में किलपुरा रेंज के घने जंगलों में छापेमारी कार्रवाई की गई, जहां 3 अवैध शराब की भट्टियों को टीम ने नष्ट किया। इस दौरान टीम ने करीब 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की।
के निर्देश एवं जिला आबकारी अधिकारी उधम सिंह नगर के निर्देशों के क्रम में हमारे द्वारा आलावर्दी जंगल में और त्रिपुरा रेंज के अंतर्गत वन विभाग की संयुक्त टीम के साथ जंगल में दबिश की गई, जहां चलती हुई 3 भट्टियों को तोड़ा गया, 60 लीटर कच्ची शराब पकड़ी गई, तो 2500 लीटर करीब लहन मौके पर नष्ट किया गया। और कल भी हमारे द्वारा नानमत्ता क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिछुआ के अंतर्गत करीब 4500 लीटर कच्ची लहन नष्ट किया गया, 95 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। और लगातार कार्रवाई हमारी जारी है। जगह जगह जहाँ भट्टी की हमें सूचना मिलनी है तो हम उसको लगातार कार्रवाई करने को तत्पर है। पूर्व में भी लगातार कार्रवाई जारी है, जैसे जैसे सूचना मिलती है वैसे वैसे हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी करते रहेंगे। नगर निगम क्षेत्र में जनगणना को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए नगर आयुक्त नमामि बंसल ने नई पहल की शुरुआत की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि इस बार भारत सरकार द्वारा स्वगणना की सुविधा ऐप के माध्यम से दी जा रही है, जिससे नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज करा सकेंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वो डिजिटल प्रक्रिया को अपनाकर इस अभियान का हिस्सा बने। साथ ही प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है, जबकि नोडल और चार्ज ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान हो सके। ये पहल जनगणना प्रक्रिया को तेज, आसान और आधुनिक पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम है। जनगणना की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इसमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी प्रगणकों का, पर्यवेक्षकों का चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ स्वगणना की भी व्यवस्था इस बार भारत सरकार के द्वारा ऐप के माध्यम से की गई है। तो इस प्रेस वार्ता के जरिए एक अपील की जा रही है कि जितने भी समस्त नगर निगम क्षेत्र के निवासी हैं वे सभी स्वगणना को अपनाएं, स्वगणना की प्रक्रिया को समझें। उसका लिंक आपसे साझा किया जा रहा है और एक बहुत ही सरल प्रक्रिया के अंतर्गत स्वगणना की कार्रवाई को पूरा कर लें। इससे आने वाली प्रक्रिया में सभी प्रगणकों को और पूरे जो जनगणना का तंत्र है इसको भी निश्चित रूप से आसानी होगी और आप सभी के लिए भी प्रक्रिया का सरलीकरण हो जाएगा। इस संबंध में जो भी आपके डाउट्स हो या कुछ क्वेरीज हो, उसके लिए भी यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, चार्ज ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं और साथ ही साथ प्रगणकों द्वारा भी, जिनके द्वारा स्वगणना की जाएगी उनके यहाँ भी फील्ड वेरिफिकेशन हेतु जाएंगे, तो प्रगणकों के द्वारा भी आपकी समस्त जो क्वेरीज है उनका समाधान किया जाएगा। प्रदेश भर के निगम कर्मचारियों में लंबित मांगों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है, जिसके चलते प्रदेश निगम कर्मचारी अधिकार महासंघ ने जल्द उनकी मांगों पर कार्रवाई न होने पर 19 अप्रैल से आमरण अनशन की शुरुआत करने की बात कही। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, वेतन विसंगतियों का समाधान, एसीपी लाभ बहाली और पेंशन व्यवस्था लागू करने जैसी कई सुविधाओं की मांग शामिल है। दूसरा, इसकी कट ऑफ डेट दिसंबर 2025 रखा जाए, हमारी मुख्य मांग है। मैं आपको बता दूं कि 2024 से लगातार निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ आंदोलित है और कहीं रैलियां, 2 रैलियां भी निकाली, लेकिन सरकार और शासन ने इस पर कोई ठोस निर्णय आदेश नहीं दिया है। आज महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया है, आपकी प्रेस के माध्यम से हम आपको बता दें कि 23 अप्रैल से हमारा कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। 23 अप्रैल को हल्द्वानी में होगा और 30 को हरिद्वार में और 12 तारीख से एकता विहार देहरादून में जो है कार्मिक अनशन किया जाएगा और कार्य बहिष्कार करने जैसे निर्णय ले लिया गया है महासंघ द्वारा। आपको बता दूं, महासंघ द्वारा जितने भी इसके घटक संघ है, मैं आपको बता दूं 9 निगम है और अभी जो निर्वाचन होने हैं और वोट का भी बहिष्कार करने का महासंघ द्वारा निर्णय लिया गया है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।